नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू करा रहे हैं और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें और लोगों के साथ शेयर भी कर दें, जिससे हमारी जो भी नई वीडियो आए सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। यदि कोई चीनी कंपनी भारत में कारोबार कर रही है तब कंपनी द्वारा अर्जित किया गया हिस्सा होगा भारत की जीडीपी का, चीन की जीडीपी यानी जीएनपी, ग्रॉस वैल्यू एडिड जो होता है जीएनपी उसका। तो उसके सही आंसर लगाने आपको, तो उसका सही आंसर हो जाएगा सी। दोनों ही कथन इसके सही हैं और स्पष्ट व्याख्या कर रहे हैं कि अगर कोई भारतीय कंपनी है, कोई चीनी कंपनी है, भारत में अगर व्यापार कर रही है तो जिसकी जो शुद्ध लाभ है वो उसका जीएनपी है, वो उसकी जीडीपी का जीएनपी का लाभ होगा और भारत की जीडीपी का हिस्सा होगा। विदेशों से प्राप्त जो शुद्ध कारक आय है वो भारत की जीडीपी का हिस्सा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से भारत के सकल घरेलू उत्पाद के हिस्से के रूप में शामिल है? अन्य देशों में स्थित भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास गतिविधियां और दो अलग अलग देशों के बीच एयर इंडिया की सेवाएं और भारत के आर्थिक क्षेत्र में मूल्यवर्धन और अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र भारत के निवासियों की आर्थिक गतिविधियां जो भारत की सीमा से 200 नॉटिकल मील दूर तक जो भारत के में जो भी गतिविधियां होती हैं जो भारत की घरेलू सीमा में आती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चारों ही कथन इसमें स्पष्ट और व्याख्या करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यदि देश में मंदी रिएक्शन का सामना कर रही हो तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य होंगे? वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में कमी होगी और नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद में कमी होगी, सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में कमी होगी, उपयुक्त सभी। जब और मंदी हो तो मंदी के टाइम क्या होगा? जो वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद है उसमें कमी होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल ए। हम जो नॉमिनल जीडीपी जो वास्तव में कभी नॉमिनल जीडीपी वास्तव में वास्तविक जीडीपी का अनुमान नहीं लगा सकती है, क्योंकि कभी मूल्य में वृद्धि हो सकती है। तो वास्तविक जीडीपी इससे देश की वास्तविक जीडीपी नहीं निकलेगी, तो इसका आंसर हो जाएगा वास्तविक जीडीपी। आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित कथनों में पर विचार कीजिए। पिछले दशक 2020 तक वास्तविक जीडीपी में लगातार वृद्धि हुई है। मौजूदा बाजार में मूल्यों पर जीडीपी के पिछले दशक 2020 तक लगातार बढ़ती रही है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? लगाएं। ये हमारा राष्ट्रीय इनकम जो राष्ट्रीय आय है उससे संबंधित क्वेश्चन है। आपने उसका आंसर लगा दिया होगा।
तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों ही कथन इसके सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय निर्यात और आयात के निवल के बराबर होता है। राष्ट्रीय आय की गणना प्रत्यक्ष करों और सब्सिडी में शामिल किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो आपने आंसर लगा दिया होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा कोविड महामारी के कारण दबावग्रस्त ऋण संपत्ति के समाधान के लिए एक समिति का गठन किया गया था। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, इस समिति का गठन ऊषा थोराट की अध्यक्षता में किया गया था। इस समिति के द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना के तहत ऋण की शेष अवधि को भुगतान की स्थगन के साथ या उसके बिना अधिकतम 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस योजना का आह्वान की तारीख से 180 दिनों के भीतर लागू किया जा सकता है। आप इसमें पहले कथन में देखेंगे ऊषा थोराट, ये ऊषा थोराट समिति की अध्यक्षता नहीं थी, जो हमारे कामथ समिति थी, इसकी अध्यक्षता थी। तो पहला वाला उसका गलत हो जाएगा। इसमें 1 वर्ष नहीं है, इसमें 2 वर्ष हो जाएंगे। इसका अधिकतम 2 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। दोनों ही कथन उसमें गलत हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल सी। आंसर हो जाएगा सी। चलिए 7वां नंबर, 6ठे नंबर से क्वेश्चन था, आप ये भी देख लें थोड़ी जानकारी। और इसके तहत केवल वही उधारकर्ता पात्र होते हैं जिन्हें मानक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तथा जिनका 1 मार्च 2020 तक 30 दिनों से कम बकाया था। आह्वान के 30 दिनों के भीतर सभी ऋणदाताओं का अंतर लेनदार और समझौते ICA के हस्ताक्षर किए गए। ये अतिरिक्त सूचना आप उसे देख सकते हैं। आप मंदी के जो दबावग्रस्त संपत्ति ना, इसके संबंध में आप कुछ और जो इससे संबंधित व्याख्या है वो भी आप देख लें, जिसमें गैर निष्पादित संपत्ति NPA है, और जो पुनः गठित ऋण दबावग्रस्त जो ऋण है कितने प्रकार के होते हैं। इनमें एक होता है NPA गैर निष्पादित परिसंपत्ति, और दूसरा होता है इसमें पुनर्संगठित ऋण, और इसमें तीसरा होता है रिटर्न ऑफ एसेट। आप इनकी व्याख्या आप देख लेना, जो ये भी दबावग्रस्त संपत्ति में होती हैं। चलिए 7वां क्वेश्चन है, भुगतान अवसंरचना विकास कोष निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? भुगतान अवसंरचना विकास कोष का गठन नाबार्ड द्वारा किया गया। यह योजना के तहत कोष की संपूर्ण राशि नाबार्ड द्वारा प्रदान की जाती है। जो भुगतान अवसंरचना विकास कोष है, जो नाबार्ड के द्वारा नहीं किया गया था, जो RBI के द्वारा किया गया था। दोनों ही कथन उसमें गलत हो जाएंगे, ना तो 1 ना ही 2। इसके अतिरिक्त कोई अतिरिक्त सूचना और है,
जो भुगतान अवसंरचना विकास कोष का सृजन हेतु जो टीयर 3 और टीयर 6 जैसे केंद्रों तथा उत्तर पूर्वी राज्यों में ऑफ सेल भुगतान भौतिक और डिजिटल मोड को अपनाने के लिए अधिक ग्राहकी को प्रोत्साहित करता है। जो भुगतान अवसंरचना विकास की कुल निधि में 345 करोड़ रुपए, जिसमें आरबीआई का योगदान 250 करोड़ रुपए तथा देश के प्रमुख अधिकृत कार्ड के योगदान 95 करोड़ है। आप ये सूचना याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरेमन समीक्षा प्राधिकारी 2.0 रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका गठन भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया गया। इस उद्देश्य में विनियमित संस्थाओं के अनुपालन का बोझ को कम करना है और विनियमनकारी समीक्षा प्राधिकारी की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाएगी। लगाएं कौन कौन से कथन इसमें सही हैं। तो हाँ आपने आंसर लगा दिया होगा। केवल 1 2 इसमें सही हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1। ये 15 अप्रैल 2021 को घोषित किया गया। था। इसकी अतिरिक्त सूचना और इधर है। ये पहली बार विनियमन समीक्षाकारी प्राधिकरण का गठन 1 अप्रैल 1999 से 1 वर्ष की अवधि के लिए किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा श्री एम राजेश्वर राव उप गवर्नर को विनियमन समीक्षा प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। प्राधिकार की स्थापना 1 मई 2021 से 1 वर्ष की अवधि या जब तक कि रिजर्व बैंक के द्वारा इसका कार्यकाल नहीं बढ़ाया जा सकता इसके लिए की जाएगी। जी आपके लिए अतिरिक्त सूचना हो गई। चलिए अब देखते हैं नवा क्वेश्चन। लघु वित्त बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके लिए न्यूनतम आवश्यक पूंजी 100 करोड़ रुपए निर्धारित की गई और इसकी नकद आरक्षित अनुपात CRR वैधानिक तरलता अनुपात और SLR की आवश्यकता वाणिज्य बैंकों के समान होती हैं। तो उसमें दोनों कथन उसके सही हो जाएंगे। जिसके संबंधित मई 2021 जो LTR और जो TLTRO यूरोपियन संघ से 2003 के यूरोपियन संघ से प्रेरित है। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि रेपो ऑपरेशन और लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन में क्या अंतर है। ये आप मुझे कमेंट करके बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। निम्नलिखित में से ट्रंकलन प्रवाह इसे बताए सिंक्रोनाइजेशन का भाग है। धन सृजन के लिए आरबीआई के पास रखे गए भंडारण पर प्राप्त ब्याज आय। इसका मतलब है ट्रंकन प्रवाह का मतलब है आरबीआई के आय के साधन। बैंकों को अपनी रिजर्व की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केंद्रीय बैंक के पास रखे गए ब्याज मुक्त अधिशेष को अर्जित ब्याज
और तीसरा है इसमें मुद्रास्फीति। लगाएं कौन से कथन इसमें सही हैं। आपने कथन लगा दिए होंगे। उपर्युक्त सभी तीनों ही कथन उसमें सही हैं। और ये देखते हैं उससे संबंधित क्वेश्चन है जो टांकन प्रभाव अर्थात जो सिग्नरियोस से तात्पर्य है धन सृजन से, जिसमें आरबीआई की आय से संबंधित है। धन सृजन से होने वाली आय से है। यह सरकारों के लिए पारंपरिक करों को लगाए बिना राजस्व उत्पन्न करने का एक तरीका है। मुद्रास्फीति की अवधारणा से प्रेरित अवधारणा जिसे मुद्रास्फीति की दर मौद्रिक आधार के उत्पादन के रूप में मापा जा सकता है। मुद्रास्फीति के कारण मुद्रा नोट और जनता के पास होता है और इसका मूल्य गिर जाता है, जो वास्तविक रूप से आरबीआई की देयता को कम करती है। ये अलग से अतिरिक्त सूचना है जो आपको याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। यदि किसी देश में नियंत्रित या पैक्ड स्थिर लेकिन समायोजन विनिमय दर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देश में मुद्रास्फीति के निर्यात को कम प्रतिस्पर्धी बना सकती है। यदि देश में मुद्रास्फीति का अनुपात अपनी मुद्रा के अवमूल्यन करता है तो उस प्रतिस्पर्धी बना रह सकता है। अवमूल्यन का मतलब होता है रुपए में डॉलर के बदले रुपए का कमज़ोर होना। मान लीजिए पहले $1 60 था। अब आरबीआई ने $1 बराबर $100 कर दिया, तो अब मुद्रा का क्या हो गया, अवमूल्यन हो गया। यानी अब $1 $100 का हो गया, जिसे कहते हैं यदि मुद्रास्फीति के अनुपात में अपनी मुद्रा का अनुमूल्यन करता है तो उस प्रतिस्पर्धी बना रहेगा। दोनों ही कथन इसमें सही हो जाएंगे। अगर देश में अगर मुद्रास्फीति है, आरबीआई अपने मुद्रा का अवमूल्यन कर देती है, तब भी वो विदेशों में से प्रतिस्पर्धी बना रहेगा। और देश में मुद्रास्फीति है, निर्यात को कम प्रतिस्पर्धी बनाएगी। ये भी कथन सही है। अगर देश में मुद्रास्फीति उच्च है और निर्यात में को कम प्रतिस्पर्धी बनाएगी, तो दोनों ही कथन इसमें सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन है क्रय शक्ति समता परचेजिंग पावर पैरिटी के निम्न दरों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि दो देशों में मुद्रास्फीति की दर 0 है तो उनकी क्रय शक्ति समता और विनिमय दर स्थिर रहेंगी। यदि क्रय शक्ति समता और विनिमय दर में परिवर्तन होने पर दोनों देशों की वस्तु की समान रहेगी। इसका आंसर लगाएं। आपने उसका आंसर क्या ढूंढा है, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। दोनों ही कथन सही हैं उसमें परचेजिंग पावर पैरिटी के संबंध में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नगद प्रबंधन बिल कैश मैनेजमेंट बिल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। यह सरकार द्वारा जारी किया गया है, न कि राज्य सरकारों के द्वारा। इसका उपयोग राजकोषीय घाटे के वित्तीयन के लिए किया जाता है और इसका उपयोग सरकार की नकद प्रवाह के स्थायी
बेमेल को सही करने के लिए किया जाता है? दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर चुनें। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर मैं बता देता हूँ जब तक आप इसका आंसर लगाएं। आप और एक बार देख लें, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। राजकोषीय घाटे एवं वित्तीयन के लिए किया जाता है। इसका ये कथन गलत हो जाएगा। ये केंद्र सरकार द्वारा ही जारी किया जाता है, ना कि राज्य सरकार। ये सही बात है। इसका प्रयोग सरकार नकदी प्रवाह के अस्थायी बेमेल माने जो कहते हैं ना कथन बेमेल, एक कथन को दूसरे कथन से मिलाएं, बेमेल होते हैं। इसे अस्थायी बेमेल को सही भरने के लिए किया जाता है, सही करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल डी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं नई नई जो सीरीज है मैं MCQ में जारी करता रहूँगा और आपके साथ बना रहूँगा। जब तक आप मुझे सपोर्ट करें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।